Welcome to MediJEE classes. This is third lecture of coordination compound class 12th chemistry. Okay. Now previous lecture में हमने वर्नर्स थियरी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कैलकुलेट किया था. Now इस लेक्चर का हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ ऐसे थियरी से जिसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसके बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी बेस्ड होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले कुछ थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका कंपाउंड नेम, देन इट्स प्राइमरी वैलेंसी, इट्स secondary valency, and number of chlorine get precipitated as silver chloride when silver is added. ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं तो कितना क्लोरीन प्रेसिपिटेट होगा वो. एंड लास्ट वन, नंबर ऑफ आयंस. ठीक है, इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये देख लीजिए. हम स्टार्ट करते हैं एक ही टाइप के कंपाउंड से, दैट इज प्लैटिनम अमोनिया Cl3 और Cl4, Cl3 नहीं Cl4, 4 होता है प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट. प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट. देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोरीन पे एक निगेटिव होता है यानी 4, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4, और जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी मींस नंबर ऑफ लिगेंड्स. सो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने इसमें? 6. सो नंबर ऑफ लिगेंड्स 6. नाउ व्हेन इस सब्सटेंस को अगर मैं डिसॉल्व करूं तो कितना क्लोरीन डिसॉल्व होगा? 4, बिकॉज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है सिर्फ वही डिसोसिएट होता है. तो व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड, तो ये सिल्वर 4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 4 सिल्वर का AgCl का फॉर्मेशन करेगा. सो ये हो गया. कितना आयन प्रेसिपिटेट होगा AgCl का? 4. ठीक है, एंड कितना नंबर ऑफ आयंस होगा? तो देखिए ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में अंदर इनसाइड का पोर्शन टूटता नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट टूटता है. तो ये पूरा का पूरा 1 होगा और 4, यानी टोटल 5 आयंस होंगे इसमें. कौन कौन सा? देखिए, प्लैटिनम अमोनिया टू द पावर 6 का पावर 4 प्लस 4 क्लोरीन. तो ये पूरा का पूरा 1 आयन हुआ और ये 4 क्लोरीन आयन हुआ. यानी इसमें जब इसको आप डिसोसिएट करोगे यानी तोड़ोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? इसमें नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे आपके 5. ओके, इन सिमिलर वे प्लैटिनम 5Cl Cl3, यानी एक क्या किया? एक क्लोरीन को इनसाइड में किया, ओके, और 3 क्लोरीन बाहर किया. तो इससे इसका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमने कुछ चेंज किया ही नहीं. अमोनिया में वैसे भी न्यूट्रल होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6. जब इसको डिसोसिएट कीजिएगा तो कितना क्लोरीन टूटेगा? 3 क्लोरीन बाहर में है, तो 3 क्लोरीन यानी 3 सिल्वर क्लोराइड मिलेगा. अगर मैं इस कंपाउंड में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करूं तो 3 AgCl कंपाउंड मिलेगा, बिकॉज यहाँ 3 क्लोरीन फ्री होगा. ये कैसे हो जाएगा? प्लैटिनम NH3 होल 5
Cl +3 Cl माइनस, यानी टोटल कितने आयन मिलेंगे? एक ये पूरा का पूरा, ये टूटता ही नहीं है, और 3 क्लोरीन, यानी टोटल इसमें नंबर ऑफ आयन कितना हो गया आपका? 4। इन सिमिलर वे प्लैटिनम NH3 Cl2, बाहर में आपका Cl2, तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा, तो 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 2 6 6 है, इट इज 6। नंबर ऑफ क्लोरीन आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, दैट इज आल्सो नोन एज द आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही डिसोसिएट होता है, तो 2 क्लोरीन टूट के 2, यानी इस नंबर ऑफ क्लोरीन 2 होगा, तो सिल्वर नाइट्रेट जब इसके साथ ऐड करेंगे तो 2 AgCl का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसमें क्या बनेगा आपका? प्लैटिनम अमोनिया टू द पावर 4 Cl2 प्लस 2 Cl माइनस, सॉरी इस पे चार्ज आएगा +2 का, तो ये कितना हुआ? 2 क्लोरीन आयन और एक ये पूरा का पूरा आयन, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए आपके पास में? 3। ओके, नाउ एक और आगे बढ़ते हैं, NH3 का होल थ्राइस Cl3Cl, तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसमें सब ये सेम, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम और लिगेंड्स भी सेम, आयंस का फर्क आएगा। इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में कितना आपका आयंस है? 1 है एटम, तो ये 1 क्लोरीन देगा, यानी जब सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ ऐड करोगे तो एक सिंगल क्लोरीन है, तो ये एक सिंगल AgCl यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। प्लैटिनम NH3 होल 4 3 Cl3 +1 एंड क्लोरीन माइनस होगा आपका कितना? 1, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? एक पूरा का पूरा ये और ये, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया आपका? 2। यानी अब आप जिस लिक्विड में इसको डिसॉल्व करोगे इसमें सिर्फ 2 ही आयन मिलेंगे, एक क्लोरीन का और एक आपका कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं, देखिए क्या आता है। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका है प्लैटिनम, ओके, दिस इज NH3 का होल ट्वाइस Cl4, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम, नंबर ऑफ लिगेंड्स सेम, बट आयोनाइजेशन स्फीयर में नंबर ऑफ आयन है ही नहीं, नंबर ऑफ आयन नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें आपको AgCl एक भी नहीं मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl4, इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, सारे के सारे इनसाइड आ गया, यानी इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? नंबर ऑफ आयंस क्या? कॉम्प्लेक्स जो होगा वो खुद ही 1 होगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही होगा, आयंस दूसरा मिलेगा ही नहीं, ठीक है, नो आयंस। ओके, नाउ ये हमने एक ही टाइप के कंपाउंड का आपका अलग अलग स्टेज लिया है। अब इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ इसी कंपाउंड पे नहीं, कोई भी कंपाउंड आएगा इस पे कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए बेसिकली ये बड़े न्यूमेरिकल वाले या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ऐसे। नाउ क्वेश्चन इस टाइप से है कि इस जो कंपाउंड मिला है आपको, ये 5, इस पांचों कंपाउंड में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किस कॉम्प्लेक्स का होगा? ठीक है, ये 5 टाइप के कंपाउंड अपने पास में, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा? तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी उसका होता है जिसमें नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा किस में है? देखिए इसमें 5 आयन है, बिकॉज जो आपका आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें आयंस होते हैं उसमें कैटायन एंड एनायन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। तो कंडक्टिविटी में इसमें 5 आयन है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है।
तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हो उसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, याद रखिएगा, जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। इसका मतलब है हेंस प्लैटिनम अमोनिया 6 Cl4 has highest conductivity। एक्सप्लेनेशन वही है कि नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी आपका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम था। उसके बाद है इसमें से कौन सा जो कंपाउंड दिया है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कौन सा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कौन सा कंपाउंड है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो होता है जिसमें क्लोरीन आयन यानी नेगेटिव आयंस है ही नहीं। देखिए इस वाले में एक भी एज इट इज कॉम्प्लेक्स है, आप किसी लिक्विड में अगर इसको ऐड भी करोगे तो ये आयंस में टूटेंगे नहीं। ठीक है, इसमें कोई आयोनाइजेबल एटम नहीं है, इसका मतलब है ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो देखिए प्लैटिनम NH2Cl4 is electrically neutral, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी जिस कॉम्प्लेक्स में, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाहर में कोई नहीं, यानी ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बाहर में कोई आयंस है ही नहीं, तो ये न्यूट्रल है। यानी इसमें करंट आप पास भी करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज करंट फ्लो होने के लिए आयंस का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है कि जो गिवन कंपाउंड है इसमें 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। आउट ऑफ द गिवन कंपाउंड मुझे 3 मोल AgCl बनाना है, तो मैं कौन सा कंपाउंड सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए 3 जितना क्लोरीन होगा उतना सिल्वर क्लोराइड बनेगा। इसमें देखिए क्लोरीन किसमें 3 है, आपका इस वाले में देयर आर 3 नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितना 3। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट जब आप ऐड करोगे इसके साथ तो इसमें ऑलरेडी कितना क्लोरीन है 3 क्लोरीन है, तो ये सिल्वर 3 क्लोरीन के साथ में 3 AgCl का फॉर्मेशन कर लेगा। सो प्लैटिनम NH3 whole 5 Cl3 give 3 mole of AgCl when AgNO3 is added। यानी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। से बोला ना किसी इस टाइप के कंपाउंड गई कैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए तो ये सारे क्वेश्चंस आप इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कौन सा पोर्शन है, तो जिसके बाहर कोई आयंस नहीं है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका है, जिसके बाहर में सबसे ज्यादा आपका आयंस है, दैट इज वो सबसे ज्यादा कंडक्टिव है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है। नाउ इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आउट ऑफ गिवन कंपाउंड व्हिच कंपाउंड विल नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट तब बनेगा जब सॉल्ट बनेगा। देखिए इसमें कोई भी आयन नहीं है, इसमें कोई भी क्लोरीन नहीं है, और AgCl जो होता है वो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। तो इस वाले कंपाउंड में कोई भी क्लोरीन नहीं है तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा ही नहीं, और अगर सिल्वर क्लोराइड नहीं बनेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो ये जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है ही, साथ ही साथ सिल्वर क्लोराइड ऐड कर सिल्वर नाइट्राइड जब आप इसके साथ ऐड करोगे तो कोई भी आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रेसिपिटेट बनने के लिए आयोनाइजेबल एटम का होना जरूरी है। जब इसमें क्लोरीन ही 0 है तो फिर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा कैसे। सो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ
white precipitate when silver nitrate is added. So देखिए लास्ट क्वेश्चन नीचे लिख देता हूँ कि प्लैटिनम NH3 2Cl4 will not form white precipitate with silver nitrate. सिल्वर नाइट्रेट जब आप ऐड करोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, बिकॉज व्हाइट प्रेसिपिटेट होने के लिए सिल्वर का कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी क्लोरीन अवेलेबल नहीं है, सो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा. इसी के बेस पे एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कंपाउंड का लिस्ट दे दिया था और बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है, मैं क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं. तो ये इसके बेस पे आने वाले आपके क्वेश्चन थे कि कौन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, कौन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, कौन प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा. सबसे ज्यादा अगर ऐसा बोले कि अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा आयन 5 4 3 2 1. इसका तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा बिकॉज ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कौन करेगा, लेकिन वहां पे सिल्वर नहीं था. मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं. ये इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, फॉर्मेट वही होगा. देखिए इसके इनसाइड में तो कुछ करने का है नहीं, जो डिसाइड करेगा वो सारे के सारे आउटसाइड वाले ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये तो टूटता ही नहीं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड है. मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन और उसके बेसिस पे आंसर कैसे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी, जो आपके एमसीक्यू आते हैं उसमें भी आता है. क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स व्हाइट precipitate when barium chloride is added. बेरियम क्लोराइड के साथ कौन सा व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है. तो देखिए कंपाउंड है आपका NH3 ओके, Cl2Cl पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन कोबाल्ट का ही है, अमोनिया का अमाउंट चेंज कर दिया है, NH3 सल्फेट है यहाँ पे, SO4. थर्ड वन इज प्लैटिनम En Cl2 एंड फोर्थ वन है प्लैटिनम NH3 SO4 Cl2. इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट के साथ में. ठीक है, सॉरी बेरियम क्लोराइड के साथ में. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता कौन है. ठीक है, क्या BaCl2 ऑलरेडी, अगर BaCl2 को देखिए कितना आंसर आप कैसे गेस कर सकते हैं, ऑलरेडी बेरियम क्लोराइड है. अगर बेरियम क्लोराइड का क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड किसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो अगर बेरियम के साथ क्लोरीन चाहिए होगा तो ऑलरेडी उसके पास क्लोरीन है, वो तो खुद ही व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा. अब इसमें सब में देखिए बाहर में कौन सा आयनाइजेबल एटम है आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन के साथ तो वो पहले से ही अटैच है. ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देने का तो कोई बात ही नहीं आता. अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट देना होता तो वो पहले ही व्हाइट प्रेसिपिटेट होता, और ऐसे केस में ये और ये तीनों के तीनों ही आंसर आना चाहिए था. ठीक है, यूनिक कौन सा है, सल्फेट, बिकॉज बेरियम सल्फेट
व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का होता है। बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो इसमें अगर मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको याद हो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन देगा, बहुत सारे कलर होते हैं, मोस्टली किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो ही पता लगेगा। तो बेरियम क्लोराइड किसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो बेरियम के साथ में ऑलरेडी क्लोरीन है। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन भी करूं तो ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टूटता ही नहीं है। तो रिएक्शन करेगा भी बेरियम क्लोराइड के साथ, कौन करेगा, बाहर वाले आयंस, इसके भी बाहर वाले आयन, इसके भी बाहर वाले और इसके भी बाहर वाले। तो बेरियम क्लोराइड ऑलरेडी BCl2 है। तो आप बेरियम क्लोराइड जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट का आपका फॉर्मेशन करता है, यानी बेरियम BaSO4 जो होता है वो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ओके, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये वाला पोर्शन कि बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ओके, ऐसा क्वेश्चन था। नाउ इस पे ही एक क्वेश्चन आता है कि आप क्या कर सकते हैं, आयोनाइजेबल एटम को, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एटम है उसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ला सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, एक दूसरे टाइप का है कि Fe एक कंपाउंड है वाटर का, FeH2O होल 5, ओके, Cl2, ओके, ये कंपाउंड है। इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं FeH2O होल 4 Cl2 Cl लिख सकते हैं। एक क्लोरीन अंदर किया, एक क्लोरीन सॉरी वाटर बाहर कर दिया। दूसरा FeH2O होल थ्राइस Cl3 ओके, Cl3 2H2O इस फॉर्मेट में। तो याद रखिएगा, इस फॉर्मेट में ये आंसर रॉन्ग हो जाता है, यानी Cl2 का होना अलग बात है और 2 मॉलिक्यूल्स का होना अलग बात है। तो कभी भी ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें कि अंदर के चीजें बाहर गया और ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, ऐसे कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट नहीं करते। यानी ये वाला कंपाउंड हाँ यहाँ पे करेगा, एक H2 है वो करेगा। अगर ऑक्सीजन होता तो O2 O3 इस टाइप से होता, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका ट्वाइस नहीं होगा, या थ्राइस नहीं होगा। यानी ये एक्सप्रेशन राइट है, ये एक्सप्रेशन भी राइट है, लेकिन ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है। वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी ट्वाइस करके आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखोगे उसमें ट्वाइस ऑफ समथिंग करके कुछ भी बाहर जनरली नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रेटेड कंपाउंड भी होता है तो वो आपका अंदर में ही लाई करता है, ओके। तो एक दो टाइप का कंपाउंड था, इसमें भी दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पॉसिबल। तो आपको लगेगा ठीक है इसमें जितना था वही काम तो किया, लेकिन ये वाला पोर्शन गलत हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने को पता लगता है, ठीक है। लिगेंड्स कितने आने चाहिए, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दे, जो हो सकता है आपने पहली बार देखे हो, और आपसे पूछ दे कि बताइए इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है। तो वो भी आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जज कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको EAN से भी इंडिकेट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें EAN लिख करके आगे निकल जाता है, ठीक है। और इसी से आपको पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 लिगेंड्स रखने हैं, 4 लिगेंड्स रखने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स ही रखने हैं। वो क्यों रखना है वो सब आपको
इस वाले पोर्शन से आइडिया लग जाएगा। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्यों कैलकुलेट करते हैं और ये होता क्या है। तो कहते हैं कि कोई भी मेटल एटम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो कोई भी मेटल एटम इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट कर सकता है, यानी लिगेंड्स कितना ले सकता है। 6 लिगेंड्स है, 7 क्यों नहीं हो सकता है, 8 क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, वो सब इसके आंसर्स है। तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन कितना गेन करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास उतना होना चाहिए जिससे कि वो स्टेबल आइडियल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, ठीक है। सो एटम और आयंस ऑफ सेंट्रल atom in coordination compound can accept electron till the total number of electrons in metals and those accepted from the ligands, यानी खुद का मेटल का खुद का इलेक्ट्रॉन और लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर ना हो जाए तब तक वो इलेक्ट्रॉन लेकर रहता है। सो a metal or ions can accept or ions continue to accept electron till total number of electrons in metal and those accepted from ligands यानी खुद के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो और लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन किया है, ठीक है, लिगेंड्स रिच टू दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जब तक कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच ना जाए तब तक उतने सारे लिगेंड्स होना चाहिए। और EN के बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड को चेक कर सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। EN का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसका फिर एप्लीकेशन क्या है। तो कहता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल metal minus oxidation number plus twice of coordination number. This is the effective atomic number. Effective atomic number is used to find, बहुत सारे applications भी है वो भी हम देखेंगे। फिर ये देख लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपाउंड था, हमने पीछे भी अमोनिया का कंपाउंड पढ़ रखा है 6Cl3, इसका EAN निकालिए, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो ये क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 27। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज सेंट्रल एटम का 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था, वो भी आसान है। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड्स है तो इस पे कोई चार्ज होता नहीं है, यानी कोबाल्ट पे अगर मैं क्लोरीन को हटाऊं, क्लोरीन क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो जब क्लोरीन बाहर जाएगा तो अपना 3 निगेटिव चार्ज ले जाएगा, तो यहाँ पर कितना छोड़ के जाएगा +3, इसका x, इसका 0, तो x + 0 = 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो सेंट्रल एटम -3
प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अमोनिया एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स में जितना मोनोडेंटेड लिगेंड्स होता है उतना ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो सेंट्रल एटम के साथ मोनोडेंटेड लिगेंड्स कितना है? 6। तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये कीजिए तो कितना आएगा? 27 में से 3 गया तो 24 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 36। और 36 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्रिप्टन का। एंड क्रिप्टन जो है वो आपका एक आइडियल गैस, नोबल गैस है। इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड राइट है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ EN आप ये चेक कर सकते हो कि दिया हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड राइट है या रॉन्ग है। यानी सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी न किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ क्रिप्टन है, रेडन भी हो सकता है, जेनन भी हो सकता है, कोई भी। यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जो दिया हुआ कंपाउंड है वो राइट नहीं है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं K4FeCN का होल 6। इसका निकालते हैं, देखते हैं कि राइट है या नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, K3। ओके। तो आयरन का एटॉमिक नंबर पहले EAN निकालना अपने को। EAN इक्वल टू आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। साइनाइड -1 होता है और ये क्या 3, ये पोटेशियम पॉजिटिव है। तो जब ये रिमूव होके जाएगा तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये -3 चार्ज छोड़ के जाएगा। साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है और कितना है 6, इसको मान लीजिए x 3 आएगा, आंसर करोगे तो x -6 इक्वल टू -3, सो x इक्वल टू 3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना आ गया? 3। तो 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड्स है और मोनोडेंटेड लिगेंड्स में जितना आपका रहता है नंबर ऑफ एटम वही काउंट हो जाता है। तो साइनाइड 6 है तो 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी 23 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 35, जो कि किसी भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो आपका कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये गलत है। ये कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा नहीं कि किसी को भी स्क्वायर ब्रैकेट में घेर दिया, 2 आयंस आगे कर दिया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ऐसा नहीं है। हर एक चीज रूल से बंधा हुआ रहता है। तो ये तब तक इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा जब तक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो आपका किसी नोबल गैस से मैच नहीं कर जाए। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पे कि जब मैंने इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला तो वो 35 निकला, जो कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में क्या है? प्रॉब्लम है, यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड राइट नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपको एक की कमी आ रही है। तो अगर यहाँ पे अगर चेंज कर दूं तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूं K2, ठीक है, सॉरी K2 नहीं, ये K4 एग्जैक्ट राइट कंपाउंड है। हमने प्रीवियस भी लेक्चर्स में इसका बहुत यूज किया है। ठीक है, नोमेनक्लेचर करेंगे तो आइडिया लगेगा क्या है ये। सो पोटेशियम 4 है, तो जब ये 4 पोटेशियम हटेगा तो इस पे चार्ज कितना का आएगा? माइनस का। ये पोर्शन कितना हो जाएगा? -4। घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर 2। पहले K3 लिया था तो कितना आया? 35। तो ये पता लग गया कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए तो चेक कर लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 2। अब करेंगे तो ये होगा 24 और ये हो गया 36। इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो यूज कर करके आप किसी भी कंपाउंड को चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होंगे जो आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा।
तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है, तुरंत उसका ई एन निकाल लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं कुछ और का भी ई एन फाइंड करता हूं। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ना कि जैसे K3 था तो वो स्टेबल नहीं था, क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 35 आ रहा था, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल नहीं था। दैट्स वाई क्या करना पड़ा अपने को, इसको चेंज करना पड़ा। ओके, तो क्रिप्टन के बराबर हो गया। फिर देखिए मैं एक कंपाउंड देता हूं वो ई एन के थ्रू चेक करना है कि वो राइट है या नहीं है। ठीक है, प्लैटिनम NH3 होल 4 Cl2 Cl2 चेक करना है ये कंपाउंड जो है वो आपका राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो EAN का वैल्यू निकालिए। ठीक है, EAN का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 46 माइनस ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, इस पे आएगा -2। ओके, और ये जब हटेगा तो इस पे चार्ज कितना आएगा, +2 का। तो x -2, एक क्लोरीन पे -1 होता है, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिख लो तो प्रॉब्लम आएगा। 1 × 2 तो ये हो गया -2 = 2, x = कितना आ गया 4। यानी अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में गलत हुआ तो फिर कंपाउंड भी गलत हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना 4 प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, अमोनिया 4 है और क्लोरीन 2 है, दोनों के दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। तो 4 + 2 6, यानी टोटल हो गया आपका ये 6। तो ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, ई एन का वैल्यू 46 4 यानी 42 + 12 विच इज इक्वल टू 54। तो क्या ये किसी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है? मैच करता है। ये जेनन का एटॉमिक नंबर होता है। दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जेनन। जेनन एक आपका नोबल गैस है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन है वो आपका राइट है। ठीक है, नहीं तो कंपाउंड ही गलत हो जाता। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड हो वो राइट है या रॉन्ग है आप इजीली चेक कर सकते हैं इससे। ठीक है, जैसे एक कंपाउंड है, लास्ट करते हैं उसके बाद में फिर इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एक एप्लीकेशंस तो वही गया, बस ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डिसाइड कर देता है। ओके, एक कंपाउंड है प्लैटिनम का, प्लैटिनम Cl4 टू द पावर, प्लैटिनम Cl4 पावर -2। ये कंपाउंड राइट है या रॉन्ग है? तो मतलब राइट है रॉन्ग, या मतलब एग्जिस्ट स्टेबल है कि नहीं है। देखिए राइट रॉन्ग की बात अलग होती है, कई सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होता है फिर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्टेबल है या अनस्टेबल है ये इजीली चेक कर सकते हैं। EAN = प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 माइनस, बिकॉज ये सब प्लैटिनम है, सिल्वर, गोल्ड, लेड, ये सब कुछ फेमस एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर याद रखें तो दी बेस्ट है। बिकॉज ये सब दिया नहीं रहता, कुछ फेमस, बाकी सारे ऑलमोस्ट जो अननोन होंगे उसका एटॉमिक नंबर दिया होगा, लेकिन जो फेमस होता है उसका एटॉमिक नंबर जनरली नहीं दिया रहता है। तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर हो गया आपका 78, चार्ज कितना है इसमें -4, x -4 = -2 यानी x = +2। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2 +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 ही मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तो ये 4, ये टोटल करेंगे ये आएगा आपका 76 + 8 विच इज इक्वल टू 84। और 84 किसी भी आइडियल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं होता, 86 होता है रेडन का। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि प्लैटिनम
Cl6 to the power -2, इसका निकालिए EAN, तो ये निकल जाएगा आपका 78। अब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 4, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया आपका 4। ओके, माइनस कर दीजिए, +6 × 2, सॉरी 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, ये करेंगे तो ये आएगा 86, जो कि रेडन का होता है, यानी ये कंपाउंड जो है आपका वो स्टेबल है। ठीक है, तो EN के बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हैं कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल है। उसके अलावे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको भी चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ EAN। चलिए चेक करते हैं कि EAN के बेसिस पे कैसे कोई कंपाउंड बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, उसके अलावा किसी भी नंबर ऑफ लिगैंड्स को आप फाइंड कर सकते हैं। यानी देखिए जैसे पीछे में पहला तो यही हो गया कि टू फाइंड द नंबर ऑफ लिगैंड्स कर सकते हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ, खास करके कार्बोनिल इन कंपाउंड। इसके अलावा आपका नंबर लिगैंड्स भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए निकेल है CO, लेकिन अपने को पता ही नहीं है कि इसमें क्या आएगा। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। कोबाल्ट, ये क्या है, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगैंड्स है। निकेल का एटॉमिक नंबर होता है आपका फिकोनिल यानी 28। तो EN देख लीजिए इसका कि कैसे हम कार्बोनिल कंपाउंड का नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो EAN है तो निकेल 28 माइनस इसमें न्यूट्रल लिगैंड्स है यानी कोई चार्ज आएगा ही नहीं, 0 +2 × कोऑर्डिनेशन कंपाउंड X, सॉरी ये कार्बोनिल कंपाउंड अपने को पता ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 28 + 2x। तो बताइए x का क्या वैल्यू रखूं कि ये आपका हो जाए कितना 36, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो आपका नोबल गैस है वो 36 है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x ये 4 डालना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू रख दीजिए 4। तो 28 + 2 × 4 = 36। इसका मतलब हुआ x का वैल्यू 4 निकल गया। यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स निकालने तो भी आप EAN का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स पता ही नहीं होगा। अच्छी है कि देखिए जनरली क्या होता है 6 होता है या 4 होता है, लेकिन होगा कितना वो अपने को फाइंड करना है, तो हम EAN का यूज कर सकते हैं। उसके अलावे दूसरा एप्लीकेशन है, कोई रिड्यूसिंग एलिमेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी आप EAN से चेक कर सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड है मैंगनीज CO का होल 6, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप EAN जरा निकालो इसका, EAN निकालेंगे तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 माइनस कार्बोनिल कंपाउंड न्यूट्रल है यानी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही आएगा, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कितना हो गया 25 + 12 विच इज इक्वल टू 37। इसका मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। इसका टोटल नंबर ऑफ EAN कितना आ गया, नोबल से एक ज्यादा 36 होना चाहिए, 37 आ गया। इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब हुआ सिंस इट हैज वन मोर इलेक्ट्रॉन देन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो इट
behaves as reducing agent as it has one extra इलेक्ट्रॉन। यानी इसका मतलब हुआ कि जो कंपाउंड बनना चाहिए वो इस टाइप से बनना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो कोई कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास में दिया हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी आप EN के बेसिस पे चेक कर सकते हैं। तो पहला हो गया टू फाइंड द नंबर ऑफ CO एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नॉर्मल कंपाउंड में नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कार्बोनिल का चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट और भी जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उसका नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड्स का नंबर फाइंड कर सकते हैं। फिर रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ जो कि रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आपको पता लग गया कि निकालना क्या आपको, आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसमें जितना कम या ज्यादा उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएबल कर दीजिए तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग जाएगा। EN निकालो, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर रखता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कंपाउंड बनाएगा जो कि स्टेबल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये दो एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है वो भी चेक किया जा सकता है। जैसे वेनेडियम का कंपाउंड है, ठीक है, वेनेडियम CO का होल 6, इसका जरा EAN निकालिएगा तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 -2, ठीक है, सॉरी, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 2 इंटू 6, तो 23 प्लस 12 ये हो गया आपका 25, सॉरी एटॉमिक नंबर 23 होता है वेनेडियम का। 35 इसका मतलब है इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका आइडियल के जैसे हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसे कंपाउंड स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन, तो सिंस 35 इज नॉट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, hence it will gain one extra electron to be stable, एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए बोला था कि कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं बोल सकते, स्टेबल है या नहीं स्टेबल है वो इजिली आप चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ EAN। ठीक है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। सो वेनेडियम इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? सो वेनेडियम होल 6 when gain an extra electron it will convert into vanadium CO whole 6 to the power -1। अब आप इसका निकालो ऑक्सीडेशन, इसका आप निकालिएगा कौन सा पोर्शन, तो आपका ये इलेक्ट्रॉन गेन करके 36 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 36 में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक करना है तो चेक कर लीजिए,
वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, पहले कितना था 35, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब इससे बात है 36 निकलेगा। आप EN निकाल कर चेक कर लो, तो यहाँ EN में कैसे निकलेगा, पहले इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, तो बस क्या गया वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे रखना पड़ेगा -1, जो फर्दर हो जाएगा +1, यानी 24 + 12 = 36। तो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो आप EN से चेक कर सकते हैं। EN से निकाल लीजिए, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो हो गया तो वो कुछ किसी तरह काम नहीं करेगा, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। लेकिन अगर EN का वैल्यू जो आपका आइडियल गैस या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उससे कम है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए आगे जाने के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लास 11th में ऑक्सीडेशन नंबर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ EAN। EAN से कितने सारे चीज चेक हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, नंबर ऑफ लिगेंड्स चेक कर सकते हैं, स्टेबल है या नहीं है, इतने सारे पोर्शंस हम इजिली इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो नाउ इस लेक्चर में हम इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चलिए।